नमस्कार। आज हम अलिफ लैला की दुनिया में एक खास सफर पर निकल रहे हैं। बिल्कुल शुरुआत में। हाँ, उस कहानी पर जो इस पूरे दास्तानों के समुंदर का कह सकते हैं दरवाजा खोलती है। शहरयार और शाहजमा, दो शाही भाई। बिल्कुल, फारस के दो राजा और उनके जीवन में आया एक भूचाल। बड़ा भाई शहरयार, जिसका साम्राज्य बहुत बड़ा था, हिंदुस्तान से चीन तक फैला हुआ था। हाँ, और छोटा भाई शाहजमा, वो समरकंद का राजा था। कहानी शुरू होती है जब करीब 10 साल गुजर जाते हैं और शाहजहां को अचानक अपने छोटे भाई की याद सताती है। उसने बुलावा भेजा। देखने में तो ये एक बिल्कुल आम सी पारिवारिक मुलाकात लगती है ना? हाँ, लगता तो यही है, लेकिन यहीं से वो सद शुरू होता है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। तो चलिए इस शुरुआती हिस्से को जरा खोलते हैं, इसकी परतें देखते हैं। बिल्कुल, देखते हैं कि ये हमें क्या बताता है। तो हुआ यूं कि शाहजमा बहुत खुश हुआ। भाई बूढ़े भाई का बुलावा आया था 10 साल बाद। जाहिर है उसने फौरन तैयारियां शुरू कर दी। अपना वजीर मतलब मुख्यमंत्री उसे राज्य सौंपा और अपनी बेगम से विदा लेके शहर के बाहर जो शाही खेमे लगते हैं ना, पड़ाव, जी डेरे। हाँ डेरे, वहां चला गया। सब ठीक था, यात्रा बस शुरू ही होने वाली थी। लेकिन तभी उसे कुछ याद आया। हाँ, कोई तोहफा था शायद जो वो महल में ही भूल आया था। अच्छा। तो वो चुपके से अकेले ही रात के अंधेरे में महल वापस लौटा। और वहां जो उसने देखा वो किसी भयानक सपने जैसा था। क्या देखा उसने? उसकी अपनी बेगम, जिसे वो बहुत चाहता था, वो महल के एक मामूली से हबशी गुलाम के साथ आपत्तिजनक हालत में। हाँ बिल्कुल। उस जमाने में हबशी शब्द अक्सर अफ्रीकी मूल के लोगों, खासकर गुलामों के लिए इस्तेमाल होता था। शाहजमा के लिए देखना असहनीय था। यकीनन ये सिर्फ बेवफाई नहीं थी, ये तो उसके मान सम्मान पर, उसकी मतलब राजा होने की हैसियत पर सीधा हमला था। बिल्कुल, उस दौर में तो राजा की इज्जत और रानी का चरित्र ये सब बहुत जुड़े हुए माने जाते थे। हाँ, तो उसका गुस्सा तो जैसे आसमान में पहुंच गया होगा। कहानी कहती है कि उसे लगा जैसे दुनिया ही अंधेरी हो गई। उसने फौरन अपनी तलवार निकाली, बिना एक पल सोचे, और एक ही वार में दोनों को खत्म कर दिया। बाप रे। और फिर जैसे कुछ हुआ ही ना हो, उनके शवों को महल के पीछे फिकवा दिया और चुपचाप वापस अपने खेमे में लौट आया। किसी को पता चले बिना? किसी को कानो कान खबर नहीं हुई। लेकिन ये राज, ये बोझ वो अपने अंदर लेकर चल रहा था। हाँ, और इसने उस अंदर से खोखला करना शुरू कर दिया था। जब वो शहरयार के पास पहुंचा, वो पहले वाला शाहजमा था ही नहीं। चेहरा पीला, उदास, खोया खोया सा। शहरयार ये देखकर बहुत परेशान हुआ। उसे लगा शायद सल्तनत छोड़ने का गम है या बेगम से जुदाई का। हाँ, वजह तो समझ नहीं आ रही थी। उसने बहुत कोशिश की भाई का दिल बहलाने की, दावतें रखी, नाच गाना करवाया, पर कुछ असर नहीं हुआ। शाहजमा वैसे का वैसा ही उदास रहा। आखिर में शहरयार ने सोचा चलो शिकार पर चलते हैं, शायद खुली हवा में मन लग जाए। लेकिन शाहजमा ने मना कर दिया, कहा तबीयत ठीक नहीं है। अच्छा, तो शहरयार अपने दरबारियों के साथ चला गया। हाँ, अब शाहजमा महल में अकेला था, खिड़की के पास बैठा बाहर बाग देख रहा था। और तभी कुछ और हुआ। हाँ, उसने कुछ ऐसा देखा जिसने उसकी अपनी तकलीफ को एक बिल्कुल ही अलग नजरिए से देखने पर मजबूर कर दिया। क्या देखा इस बार? उसने देखा कि महल का एक खुफिया दरवाजा खुला और शहरयार की बेगम यानी उसकी भाभी अपनी 20 दासियों के साथ बाग में आई। 20 दासियां? लेकिन जब उसने गौर से देखा तो पता चला कि उन 20 में से 10 असल में औरतें थी ही नहीं। तो फिर? वो मर्द थे, हबशी गुलाम औरतों के भेष में। अरे! और फिर जो हुआ वो शाहजमा के अपने अनुभव से भी ज्यादा चौंकाने वाला था। क्या हुआ? बेगम ने आवाज लगाई, मसूद, मसूद। एक हबशी गुलाम को बुलाया और फिर वो सब के सब शहरयार की गैर मौजूदगी में आपत्तिजनक कामों में लग गए। हाँ, पूरी दोपहर आधी रात तक यही चलता रहा। ये देखकर शाहजमा को क्या महसूस हुआ होगा? अजीब बात है, लेकिन उसे एक तरह की राहत मिली। राहत? हाँ, उसे लगा कि उसका भाई जो इतना बड़ा, इतना ताकतवर बादशाह है, वो तो उससे भी बड़े धोखे का शिकार हो रहा है। अच्छा। ये सोच कि मैं अकेला नहीं हूँ जिसके साथ ऐसा हुआ है, बल्कि मुझसे ज्यादा बड़े आदमी के साथ भी यही हो रहा है, इसने उसके अपने दर्द को जैसे कम कर दिया। बिल्कुल, ये बड़ा दिलचस्प मनोवैज्ञानिक पहलू है ना, कि दूसरों का बड़ा दुर्भाग्य देखकर कभी-कभी अपनी तकलीफ कम लगने लगती है। हाँ बिल्कुल। और नतीजा ये हुआ कि शाहजमा का मूड एकदम बदल गया। हाँ, वो फिर से खाने पीने लगा, हंसने बोलने लगा।
तो जब शहरयार शिकार से लौटा होगा वो तो हैरान रह गया होगा। हैरान, वो तो भौचक्का रह गया। अरे ये क्या हुआ? जो भाई मुरझाया हुआ था वो अब खिलखिला रहा है। उसने पूछा तो होगा वजह। हाँ पूछा, कसम दिलाकर पूछा, भाई आखिर बात क्या है? पहले तुम इतने उदास क्यों थे और अब अचानक इतने खुश कैसे? शाहजहां ने बता दिया। पहले तो टाला, लेकिन जब शहरयार ने बहुत जोर दिया तो उसने पहले अपनी कहानी सुनाई, अपनी बेगम वाली, कि कैसे उसने बेवफाई देखी और उन्हें मार डाला और क्यों वो इतना दुखी था। हाँ, शहरयार ने सुना और कहा भाई तुमने ठीक किया। हाँ, लेकिन फिर शाहजहां ने दूसरा राज खोला। शहरयार की बेगम और मसूद वाला। बिल्कुल, उसने बताया कि असल में ये देखकर उसे एहसास हुआ कि दुनिया में ऐसी बातें होती रहती हैं और उसका अपना गम कुछ भी नहीं। ये सुनकर शहरयार का क्या हाल हुआ होगा? आग बबूला हो गया। उसे यकीन ही नहीं हुआ। कहने लगा मैं ये बात तब तक नहीं मानूंगा जब तक अपनी आंखों से न देख लूं। एक तरह का इनकार। शायद उसका अहंकार भी आड़े आया होगा कि मेरे साथ ऐसा कैसे हो सकता है। हाँ शायद। सच्चाई इतनी कड़वी थी कि मानना मुश्किल था। तो अब उसे सच जानना था अपनी आंखों से। दोनों भाइयों ने फिर एक योजना बनाई। क्या? फिर से शिकार पर जाने का नाटक किया। शहर से बाहर खेमे लगाए, लेकिन रात में के चुपके से वापस महल आ गए और उसी खिड़की से छिपकर बाग में देखने लगे। और फिर शहरयार ने? हाँ, शहरयार ने अपनी आंखों से वो सब कुछ देखा। अपनी बेगम, वो दासियां, वो हबशी गुलाम, सब। ये देखकर तो वो बिल्कुल टूट गया होगा। पूरी तरह उसका दुनिया से, रिश्तों से, वफादारी से, मतलब हर चीज से भरोसा उठ गया। तब उसने क्या फैसला किया? उसने शाहजहां से कहा, भाई ये दुनिया रहने लायक ही नहीं है। ऐसी सल्तनत का क्या करना जहां अपनी बेगम ही वफादार ना हो। चलो हम सब छोड़ छाड़ कर निकल चलते हैं। सब कुछ? राजपाट भी? हाँ सब कुछ। और तब तक भटकते रहेंगे जब तक हमें कोई ऐसा इंसान न मिल जाए जो हमसे भी ज्यादा बदनसीब हो। ये तो बहुत ही एक्सट्रीम फैसला था। राजपाट, ताकत सब छोड़ देना। हाँ, ये दिखाता है कि वो कितना टूट चुके थे। उनके लिए ये धोखा सिर्फ एक निजी चोट नहीं थी, इसने उनकी पूरी दुनिया ही पलट दी थी। उन्हें लगने लगा कि शायद दुनिया में वफादारी है ही नहीं, खासकर औरतों में। और शाहजहां की वह शर्त कि कोई उनसे ज्यादा बदनसीब मिले, ये इस निराशा भरी खोज को एक मंजिल देती है। तो दोनों भाई भेष बदलकर निकल पड़े अनजान राहों पर। चलते चलते एक दिन वो समंदर किनारे पहुंचे। एक खूबसूरत बाग था वहां। थक गए होंगे। हाँ, थक कर एक पेड़ के नीचे सुस्ताने बैठे। तभी उन्होंने देखा समंदर में कुछ अजीब सी हलचल हुई। क्या? समंदर से एक भयानक काला धुआं उठा, आसमान तक ऊंचा, और फिर वो धुआं एक विशालकाय जिन्न में बदल गया। जिन? हाँ, और उसके सिर पर एक बड़ा सा संदूक रखा था। संदूक? जिन किनारे आया, उसी पेड़ के नीचे संदूक रखा और उसे खोला। और संदूक में क्या था? संदूक के अंदर से एक बेहद खूबसूरत औरत निकली। अच्छा। जिन ने उस औरत से कहा, मैं तुम्हें तुम्हारी शादी की रात से उठाकर लाया हूँ और तब से तुम्हें ऐसे ही बंद रखता हूँ ताकि कोई दूसरा तुम्हें देख न सके। कितनी अजीब बात है। ये जिन उसी औरत की गोद में सिर रखकर सो गया और उसके खर्राटे दूर दूर तक सुनाई दे रहे थे। और भाई पेड़ पर छिपे ये सब देख रहे थे। हाँ, लेकिन तभी कहानी में एक और मोड़ आया। क्या हुआ? उस औरत ने पेड़ पर छिपे दोनों भाइयों पर पड़ गई। अरे? उसने उन्हें इशारे से नीचे बुलाया। वो डर के मारे हिले नहीं, तो औरत ने धमकी दी कि वो जिन को जगा देगी। ओह, तो उन्हें नीचे आना ही पड़ा। बेचारे डरते डरते नीचे उतरे। औरत ने उन्हें अपने पास बुलाया और फिर जिन के सोते हुए ही उन दोनों को अपने साथ संबंध बनाने पर मजबूर किया। क्या? जिन के होते हुए? हाँ, और उसके बाद उसने दोनों से उनकी एक एक अंगूठी भी ले ली। अंगूठी? क्यों? फिर उसने एक छोटी सी थैली निकाली, उसमें ढेर सारी अंगूठियां थीं। उसने भाइयों से पूछा, जानते हो ये क्या है? क्या थी वो? उन्होंने मना किया, तो औरत ने बताया, ये उन 98 मर्दों की अंगूठियां हैं जिनके साथ मैं इस जिन की नाक के नीचे संबंध बना चुकी हूँ। 98? तुम्हारी 2 मिलाकर अब पूरी 100 हो गई। 100? उस जिन के होते हुए जो उसे संदूक में बंद करके रखता था, ये तो यकीन करना मुश्किल है। अविश्वसनीय। हाँ बिल्कुल। और उस औरत ने जो कहा होगा वो तो भाइयों के जले पर नमक जैसा लगा होगा। उसने कहा, जब कोई औरत कुछ करने की ठान लेती है तो उसे कोई रोक नहीं सकता। उफ, ये घटना तो भाइयों के इस यकीन को और भी पक्का कर गई होगी कि वफादारी जैसी कोई चीज दुनिया में है ही नहीं। कम से कम औरतों में तो बिल्कुल नहीं, जैसा वो सोचने लगे थे।
जिनका वो अंधा विश्वास और उस बंदी की असलियत, ये कहानी के मूल विषय यानी धोखे और दिखावे को और गहरा करता है। बिल्कुल। तो इस वाक्य के बाद भाइयों को लगा कि हाँ, दुनिया में उनसे ज्यादा बदनसीब लोग मौजूद हैं। जैसे वो बेचारा जिन, जिसे पता ही नहीं कि उसके साथ क्या हो रहा है। हाँ, तो शाहजमां की शर्त पूरी हो गई और उन्होंने वापस लौटने का फैसला किया। महल लौटते ही शहरयार ने पहला काम क्या किया? अपनी बेगम और उन दासियों को, हाँ, उन सबको फौरन मौत के घाट उतरवा दिया। लेकिन उसका गुस्सा, उसका डर, वो खत्म नहीं हुआ। नहीं हुआ। भविष्य में ऐसे किसी भी धोखे से बचने के लिए उसने एक बहुत ही भयानक फैसला लिया। उसने कसम खाई कि वो हर रात एक नई लड़की से शादी करेगा और अगली सुबह उसे मरवा देगा। हाँ? ताकि किसी को बेवफाई करने का मौका ही ना मिले। ये तो बहुत ही भयानक है। यहाँ कहानी एक निजी दुख से बढ़कर एक पूरी व्यवस्था की क्रूरता बन जाती है। एक राजा का टूटा हुआ दिल, उसका अविश्वास पूरे राज्य के लिए आतंक का कारण बन गया। शहर में तो मातम छा गया होगा। रोज एक लड़की की शादी और अगली सुबह उसकी लाश। कई माँ बाप तो अपनी बेटियों को लेकर शहर छोड़कर ही भाग गए। और ये हुक्म पूरा करने का जिम्मा किस पर था? बादशाह के वजीर पर, उसके सबसे भरोसेमंद मंत्री पर। सोचिए, उस वजीर के लिए कितना मुश्किल, कितना दर्दनाक काम रहा होगा, रोज एक बेगुनाह लड़की को मौत के मुंह में भेजना। हाँ बिल्कुल। और कहानियां में बताती है कि इसी वजीर की 2 बेटियां थीं। छोटी दुनियाजाद और बड़ी बेटी शहरजाद। शहरजाद, जिसके बारे में कहा जाता है कि वो सिर्फ खूबसूरत ही नहीं थी, बल्कि बेहद बुद्धिमान, पढ़ी लिखी और कहानियां कहने में माहिर थी। हजारों किस्से उसे याद थे। और यही शहरजाद है जो कहानी को एक नई, उम्मीद भरी दिशा देती है। हाँ, एक दिन उसने अपने पिता वजीर से एक ऐसी बात कही जिसे सुनकर वजीर के पैरों तले जमीन खिसक गई। क्या कहा उसने? उसने कहा, अब्बा जान, मेरी शादी बादशाह शहरयार से करवा दीजिए। क्या? ये तो सीधे सीधे मौत को दावत देना हुआ। वजीर तो दहल गया। उसने बहुत समझाया, मिन्नतें की, यहाँ तक कि उसे आगाह करने के लिए एक मूर्ख गधे और बैल की कहानी भी सुनाई कि भाई बिना सोचे समझे मुसीबत मोल मत लो। लेकिन शहरजाद मानी नहीं। वो अपनी बात पर अड़ी रही। क्यों? वो ऐसा क्यों करना चाहती थी? उसका इरादा नेक था। वो जानती थी कि वो जान जोखिम में डाल रही है, लेकिन वो अपनी कहानी कहने की कला से, अपनी बुद्धिमानी से बादशाह के जुल्म को रोकना चाहती थी। शहर की बाकी लड़कियों की जान बचाना चाहती थी। अच्छा? वो कहती हैं, या तो मैं कामयाब होकर अपने लोगों को बचाऊंगी या मारी जाऊंगी। यहां हमें शहजाद का असाधारण साहस दिखता है, उसकी बुद्धि और अपने समाज के लिए उसकी गहरी जिम्मेदारी की भावना। वो सिर्फ एक किरदार नहीं है, वो उम्मीद की एक किरण है। बिल्कुल। और यहीं से वो 1000 रातें शुरू होती हैं, अलिफ लैला की मशहूर रातें, जहां कहानी सुनाना जिंदगी और मौत का सवाल बन जाता है। तो ये थी वो शुरुआत। 2 भाइयों का कड़वा तजुर्बा, दुनिया से उठा हुआ भरोसा, एक जिन और उसकी बंदी की वो अजीब कहानी जिसने उनके जख्मों पर नमक छिड़का, और फिर शहरयार का वो वहशी संकल्प जिसने पूरे राज्य को डर के साये में डाल दिया। और आखिर में शहरजाद का वो हिम्मत भरा फैसला। ये पूरी भूमिका हमें वाकई सोचने पर मजबूर करती है। हाँ, एक सवाल जरूर उठता है मन में। शहजाद का ये कदम, अपनी जान दांव पर लगाकर कहानियों के जरिए इस जुल्म को चुनौती देना, ये उस दौर में या शायद किसी भी दौर में शब्दों की, ज्ञान की, कहानी की ताकत के बारे में क्या इशारा करता है? खासकर तब जब सामना एक ऐसे निरंकुश शासक से हो जो गहरे दुख और निराशा में डूबा हुआ है। बिल्कुल, ये एक दिलचस्प सवाल है जिस पर सोचा जा सकता है ना? और इसी सवाल के साथ हम इस कहानी के अगले मोड़ के लिए तैयार होते हैं। श्रोताओं का स्वागत। आज हम अलिफ लैला की दुनिया में वापस जा रहे हैं, लेकिन एक ऐसी कहानी के लिए जो शायद उतनी सुनी नहीं गई हो। हाँ बिल्कुल। कहानी है बैल, गधे और उनके मालिक की। हमारे पास इसके कुछ खास हिस्से हैं जिन पर आज हम बात करेंगे। अच्छा? हमारा इरादा है कि इस कहानी की गहराई में उतरें, समझें कि किरदारों ने जो किया, क्यों किया, और देखें कि ये सदियों पुरानी कहानी आज भी क्या मायने रखती है। सही बात है, ये कहानियां वक्त के साथ धुंधली नहीं पड़ती। तो चलिए शुरू करते हैं। ये सिर्फ जानवरों की कहानी नहीं है, इसमें इंसानी रिश्तों की भी परतें हैं। हाँ, और ये याद रखना भी जरूरी है कि ये कहानी एक बड़ी फ्रेम में फिट होती है।
मतलब ये अलिफ लैला या अरेबियन नाइट्स का हिस्सा है? वही, जहां शहरजाद बादशाह को रोज कहानी सुनाती है। बिल्कुल, अपनी जान बचाने के लिए। और ये वाली कहानी जो है, ये असल में एक मंत्री जो शहरजाद का पिता है, वो अपनी बेटी को सुना रहा है। अच्छा, क्यों? उसे रोकने के लिए। हाँ, वो बादशाह शहरयार से शादी करना चाहती थी, जो कि बहुत खतरनाक था। तो पिता उसे ये कहानी सुनाकर डराना चाहता था या शायद समझाना? दिलचस्प फ्रेम है। तो कहानी कहाँ से शुरू होती है? सौदागर से। हाँ, एक अमीर सौदागर है और उसके पास एक कह सकते हैं कि एक सुपर पावर है। क्या? वो जानवरों की बोली समझ सकता है। अरे वाह। तो एक दिन वो अपने तबेले में, मतलब बाड़े में, बैल और गधे को बातें करते हुए सुनता है। क्या बातें कर रहे थे वो? बैल अपना दुखड़ा रो रहा था गधे के सामने। दुखड़ा? कैसा दुखड़ा? वही कि दिन भर सख्त मेहनत करनी पड़ती है, हल चलाना पड़ता है, चरवाहा मारता है, खाना भी अच्छा नहीं मिलता, और वो गधे की आराम वाली जिंदगी से जल रहा था। ये तो काफी जाना पहचाना सा दर्द है, किसी भी मेहनत करने वाले की शिकायत जैसी। बिल्कुल, बैल की बातें उसकी रोज की सच्चाई थीं। ये उस वक्त के समाज को भी दिखाता है, मेहनत और आराम के बीच का जो फर्क था। और गधे की जिंदगी तो मजे में थी, उसे ज्यादा काम नहीं करना पड़ता था। तो गधे ने क्या कहा बैल को? गधे ने उसे एक तरकीब सुझाई, एक नुस्खा दिया। क्या नुस्खा? कहा कि बीमार होने का नाटक करो, चारा पानी मत खाओ, सुस्त पड़े रहो, तुम्हें एक दिन का आराम मिल जाएगा। और बैल को ये आइडिया पसंद आ गया फौरन। उसे लगा चलो एक दिन तो इस रोज की मुसीबत से छुट्टी मिलेगी। लेकिन ये सलाह कुछ गड़बड़ लगती है इसमें। हाँ, यही तो बात है। गधे की सलाह चालाकी भरी तो थी, पर क्या वो समझदारी थी? उसने सिर्फ अभी का आराम देखा, आगे का नहीं सोचा। बिल्कुल नहीं सोचा कि इसका नतीजा क्या निकलेगा। और यहीं से कहानी घूम जाती है। तो अगले दिन बैल ने वही किया, बीमार पड़ गया। हाँ, बीमार होने का नाटक किया, जमीन पर लेट गया। चरवाहे ने देखा तो मालिक, मतलब सौदागर को बताया। और सौदागर तो जानता था कि ये नाटक है, क्योंकि वो तो उनकी बातें सुन चुका था। सही पकड़ा। वो फौरन समझ गया कि एक गधे की सिखाई हुई पट्टी है। फिर क्या हुआ? क्या उसने बैल को डांटा? नहीं, उसने कुछ और ही किया। उसने चरवाहे से कहा, अच्छा बैल बीमार है, कोई बात नहीं, आज हल में गधे को लगा दो। क्या? गधे को? हाँ, बेचारे गधे को दिन भर वो भारी हल खींचना पड़ा, जिसके लिए वो बना ही नहीं था। ऊपर से मार भी खाई। शाम तक तो उसकी हालत खराब हो गई। ओह, ये तो उल्टा पड़ गया। बिल्कुल, इसे कहते हैं विडंबना। गधे ने मदद करने की सोची या शायद अपनी अकल दिखाने की, और मुसीबत उसी के सिर आ गई। बिना सोचे समझे सलाह देना महंगा पड़ सकता है। हाँ, और ये भी कि अपनी हद पहचाननी चाहिए। गधे ने शायद सोचा नहीं कि बैल का काम कितना मुश्किल है। तो शाम को जब गधा थका हारा वापस आया होगा, तब बैल ने बड़े आराम से उसका शुक्रिया अदा किया। कहा, तुम्हारी वजह से मुझे आज आराम मिला। और गधा मनी मन पछता रहा होगा। जाहिर है, खुद को कोस रहा होगा कि कहाँ ये मुफ्त की सलाह दे बैठा। अब यहाँ कहानी में वो मंत्री वाला फ्रेम वापस आता है ना? हाँ बिल्कुल, कहानी यहाँ रुकती है। मंत्री अपनी बेटी शहरजाद से कहता है, देखा बेटी, जैसे गधे ने बेवकूफी में खुद को मुसीबत में डाला, वैसे ही तुम भी बादशाह से शादी करके अपनी जान जोखिम में डाल रही हो। वो उसे डराने की कोशिश कर रहा है। हाँ, ये जानवरों की कहानी एक चेतावनी है शहरजाद के लिए कि तुम्हारे कदम के भी ऐसे ही बुरे नतीजे हो सकते हैं। लेकिन शहरजाद मानी नहीं, वो तो अपनी जिद पर अड़ी रही, बोली मैं तो शादी करूंगी ही। अरे! तब मंत्री ने एक और धमकी दी। कहा, अगर तुम नहीं मानी तो तुम्हारा हाल भी वैसा ही होगा जैसा उस सौदागर की बीवी का हुआ था। सौदागर की बीवी? हाँ। उसका क्या हुआ? और बैल गधे का क्या हुआ आगे? शहरजाद ने पूछा होगा ये। हाँ बिल्कुल, उसकी दिलचस्पी बढ़ गई। उसने पूछा, उन्हें क्या हुआ था? तो कहानी फिर से शुरू होती है। सौदागर दोबारा तबेले गया। हाँ, रात में फिर से जानवरों की बातें सुनने। इस बार गधा बैल से कुछ कह रहा था, लेकिन इस बार मजाक नहीं, एक गंभीर चेतावनी थी। चेतावनी? कैसी चेतावनी? गधे ने मालिक को अपने किसी नौकर से बात करते सुना था। मालिक कह रहा था कि ये बैल अब बीमार रहता है, किसी काम का नहीं रहा, तो कल कसाई को बुलाकर इसे कटवा देंगे और इसकी खाल बेच देंगे। बाप रे, बैल की जान खतरे में थी। हाँ, गधा ये सुनकर घबरा गया। शायद उसे अपनी भी चिंता हुई हो। उसने फौरन बैल को सलाह दी। इस बार क्या सलाह दी? कहा कि सुबह होते ही उठ जाना, खूब सारा चारा खाना और एकदम सेहतमंद दिखने का नाटक करना, ताकि मालिक अपना इरादा बदल दे। पिछली गलती से सबक सीखा गधे ने? लगता तो है, या शायद डर गया था।
इस बार उसकी सलाह चालाकी कम, जरूरत ज्यादा थी, दोस्ती भी और खतरा भी। बैल ने क्या किया? बैल तो डर के मारे कांप गया। उसने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारी बात मानूंगा। और सौदागर ये सब सुन रहा था? हाँ, बाहर बैठा सब सुन रहा था, और ये सब सुनकर वो अपनी हंसी रोक नहीं पाया, जोर से हंस पड़ा। हंस पड़ा? क्यों? जानवरों की बेवकूफी पर? शायद उनकी बातों पर या पूरी स्थिति पर। लेकिन उसकी पत्नी वहीं पास बैठी थी, उसने सुन लिया। उसने पूछा होगा कि क्यों हंसे? हाँ, पूछा, आप अचानक क्यों हंस पड़े? सौदागर ने टालना चाहा, कहा कुछ नहीं, बस ऐसे ही जानवरों की बातें सुनकर हंसी आ गई। ये राज बताने वाला नहीं है। लेकिन पत्नी मान गई। नहीं, वो जिद पर अड़ गई, कहने लगी, नहीं, मुझे बताओ, मुझे भी वो राज जानना है जिससे तुम जानवरों की बोली समझते हो। ओहो, अब एक नया क्लेश शुरू। बिल्कुल, पति पत्नी के बीच का टकराव। पत्नी की जिद एक तरफ और सौदागर की मजबूरी दूसरी तरफ। मजबूरी? हाँ, उसे पता था कि अगर उसने ये राज किसी को बताया तो वो मर जाएगा। यही शर्त थी जब उसे ये हुनर मिला था। तो ये तो बड़ी दुविधा थी, जान बचाए या बीवी की जिद पूरी करे। सही कहा, यह राज, जिद और रिश्ते में भरोसे का सवाल बन गया। पत्नी ने क्या किया? मान गई या जिद करती रही? वो तो जिद पर अड़ गई, खाना पीना छोड़ दिया, रोना धोना शुरू कर दिया। इतना? हाँ, यहाँ तक कह दिया कि तुम जियो या मरो, मुझे कोई परवाह नहीं, मुझे तो बस ये राज जानना है। ये तो मतलब बहुत ज्यादा है। बिल्कुल, रिश्तेदार वगैरह ने भी समझाया, पर वो किसी की सुनने को तैयार नहीं थी। कहानी में उसका किरदार काफी स्वार्थी या अड़ियल दिखाया गया है। शायद उस समय के समाज का कोई अक्स हो सकता है। उसकी जिद किसी तर्क से परे लग रही थी। तो सौदागर बेचारा क्या करे? बहुत परेशान हो गया होगा। बहुत ज्यादा। घर के बाहर उदास बैठा था, सोच रहा था कि क्या करें, कैसे इस मुसीबत से निकले। फिर तभी उसने अपने कुत्ते को घर के मुर्गे पर भौंकते हुए सुना। कुत्ता मुर्गे पर भौंक रहा था? क्यों? कुत्ता कह रहा था मुर्गे से, अरे बेशर्म, मालिक इतने दुखी हैं, उनकी जान पर बनी है, और तू यहाँ अपनी मुर्गियों के साथ मजे कर रहा है। अच्छा, जानवरों में भी मालिक के लिए वफादारी दिख रही है। हाँ, लेकिन मुर्गे का जवाब सुनने लायक था। क्या कहा मुर्गे ने? मुर्गे ने कहा, मालिक ही बेवकूफ है। अरे मेरी 50 मुर्गियां सब मेरे काबू में रहती हैं, और वो अपनी एक बीवी को नहीं संभाल सकते। हाँ, मुर्गे का आत्मविश्वास तो देखो। और फिर मुर्गे ने कुत्ते को एक तरकीब बताई। सौदागर के लिए? सौदागर के लिए तरकीब? क्या तरकीब? मुर्गे का नजरिया बड़ा सीधा और सख्त था। उसने कहा, कंट्रोल का मामला है। मतलब? उसने कहा, मालिक को चाहिए कि शहतूत की टहनियों का एक मोटा सा डंडा बनाए। डंडा? हाँ। फिर अपनी बीवी को एक कमरे में ले जाए, दरवाजा अंदर से बंद करे, और फिर उसकी इतनी पिटाई करे कि या तो वो अपनी जिद छोड़ दे और तौबा कर ले, या मरी जाए। क्या? हाँ। ये कैसी सलाह है? बहुत ही क्रूर और चौंकाने वाले। मुर्गे ने इसे नियंत्रण का तरीका बताया। सौदागर ने सुना? हाँ, सुन लिया। और उसने क्या किया? मान ली मुर्गे की बात? कहानी के हिसाब से हाँ, उसे लगा कि यही सही तरीका है। वो उठा, शहतूत की टहनियां ली, उन्हें मजबूत किया। फिर वो अंदर गया, बीवी से कहा कि अंदर आओ, राज बताता हूँ। जैसे ही वो कमरे में आई, दरवाजा बंद किया और पिटाई शुरू कर दी। हे भगवान! बीवी चिल्लाई, रोई, पर सौदागर रुका नहीं। जब मार बर्दाश्त से बाहर हो गई तो वो डर गई और उससे माफी मांग ली। हाँ, पति के पैरों पर गिर पड़ी, माफी मांगी, कहा कि मैं अपनी जिद छोड़ती हूँ, मुझे माफ कर दो। तब जाकर सौदागर रुका। ये समाधान तो आज के समय में बिल्कुल भी मंजूर नहीं किया जा सकता, बहुत हिंसक है। बिल्कुल, ये आज के मानकों से सरासर गलत है। लेकिन हमें कहानी को उसके अपने समय और संदर्भ में देखना होगा। कहानी इसे एक क्रूर पर असरदार समाधान के तौर पर पेश करती है, जिससे सौदागर की जान बच जाती है। ये उस वक्त की शायद कोई सामाजिक हकीकत या सोच को दिखाता है, जिसे कहानीकार ने बिना लाग लपेट के रख दिया। हाँ, इसे नैतिक उपदेश की तरह नहीं, बल्कि कहानी के एक हिस्से की तरह देखना होगा। अब कहानी वापस मंत्री और शहजाद पर आती है। बिल्कुल, मंत्री ये पूरी कहानी सुनाता है। बैल, गधा, सौदागर, उसकी बीवी, मुर्गा, सब। और फिर शहजाद को चेतावनी देता है। हाँ, आखिरी बार कहता है, अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी, अपनी जिद नहीं छोड़ी, तो मैं भी तुम्हारे साथ वही करूंगा जो सौदागर ने अपनी बीवी के साथ किया। क्या शहजाद अब डर गई? आपको क्या लगता है? जिस तरह वो पहले नहीं मानी, शायद अब भी नहीं। बिल्कुल सही। शहजाद जरा भी नहीं डरी। उसने कहा, मैं अपना इरादा नहीं बदलूंगी। कमाल है, इतनी हिम्मत। हाँ, उसने ये भी कहा कि मेरे पास भी अपनी बात सही साबित करने के लिए कई कहानियां हैं, पर मैं बहस नहीं करना चाहती।
और अगर आप मेरी शादी नहीं करवाएंगे तो मैं खुद बादशाह के पास चली जाऊंगी। अरे वाह, ये तो पूरी तरह ठान चुकी थी। उसका निश्चय अटूट था। मंत्री की कहानी जो उसे डराने के लिए थी, उस पर बेअसर रही। ये शायद उसकी हिम्मत थी, या अपनी काबिलियत पर भरोसा, या शायद उसके पास कोई योजना थी। तो मंत्री ने क्या किया? हार मान ली? हाँ, मजबूर हो गया, मान गया। वो बादशाह के पास गया और बताया कि मेरी बेटी आपसे शादी करना चाहती है। बादशाह हैरान हुआ होगा। उसे तो पता था कि वो हर सुबह अपनी नई बीवी को मार डालता है। हैरान तो हुआ, पर शहरजाद की खूबसूरती और हिम्मत देखकर शायद मान गया। लेकिन एक शर्त रखी। क्या शर्त? कि ठीक है, शादी होगी, लेकिन सुबह मंत्री को यानी शहरजाद के पिता को खुद अपनी बेटी का सिर काटना होगा, और अगर जरा भी देर की तो मंत्री भी मारा जाएगा। ओह, ये तो बहुत भयानक शर्त थी। हाँ, पिता तो दुख से टूट गया होगा। लेकिन शहरजाद ने अपने पिता को दिलासा दिया, हिम्मत बंधाई, और फिर अपनी छोटी बहन दुनियाजाद को बुलाया। क्यों? यही उसकी योजना सामने आती है। वो सिर्फ जिद्दी या बहादुर नहीं थी, वो बहुत समझदार भी थी। उसके पास एक प्लान था। क्या प्लान था? उसने दुनियाजाद को समझाया कि शादी की रात जब सुबह होने वाली हो, तुम जाग जाना और मुझसे कहना, बहन मरने से पहले कोई अच्छी सी कहानी तो सुना दो। कहानी? हाँ, शहरजाद बादशाह से कहानी सुनाने की इजाजत मांगेगी। उसे उम्मीद थी कि कहानी इतनी मजेदार होगी, इतनी दिलचस्प होगी कि बादशाह ये जानने के लिए कि आगे क्या हुआ, उसे एक दिन और जीने देगा। बिल्कुल, वो कहानी को, शब्दों की ताकत को अपनी जान बचाने का हथियार बनाना चाहती थी। हाँ, क्या जबरदस्त योजना है ना? तो शादी हुई, शहरजाद बादशाह के सामने लाई गई। बादशाह उसे देखकर मोहित हो गया। शहजाद रोई? हाँ, वो रोई, लेकिन फिर उसने बादशाह से कहा कि मरने से पहले वो अपनी छोटी बहन दुनियाजाद से आखिरी बार मिलना चाहती है। और बादशाह मान गया? हाँ, मान गया। देखिए, शहरजाद कितनी होशियार थी। अपने आंसुओं का इस्तेमाल भी उसने अपनी योजना के तहत किया, ताकि बहन को पास बुला सके। वाकई। तो दुनियाजाद को बुलाया गया, रात गुजरी, और जब सुबह होने में बस कुछ ही वक्त बचा था, दुनियाजाद ने अपना काम किया। हाँ, जैसा तय था, दुनियाजाद जागी और बोली, प्यारी बहन, अगर आप सो नहीं रही हैं तो इस आखिरी वक्त में कोई कहानी ही सुना दीजिए। हुई होगी, या रात के उस पहर में कुछ मनोरंजन का मन हुआ होगा, उसने इजाजत दे दी। और बस वहीं से शुरू हुआ अलिफ लैला का वो मशहूर सिलसिला, 1001 रातों तक चलने वाली कहानियों का सफर, जिसने न सिर्फ शहजाद को जिंदा रखा बल्कि उसे अमर बना दिया। वाह, क्या कहानी है! मतलब एक कहानी के अंदर कितनी कहानियां, कितने मोड़, कितने सबक। बिल्कुल। जानवरों की बातें, इंसानी रिश्ते, सलाह का अच्छा बुरा नतीजा, जिद, चालाकी, सौदागर की दुविधा, बीवी का अड़ियलपन, मुर्गे की वो अजीब सलाह, और अंत में शहरजाद की हिम्मत, उसकी समझदारी और उसकी जान बचाने वाली योजना। कहानी की बुनावट वाकई कमाल की है। हाँ, ये कहानी हमें बहुत कुछ सोचने पर मजबूर करती है, जैसे सलाह देना और लेना कितना मुश्किल हो सकता है। सही बात है, और हर काम का, हर फैसले का कोई ना कोई नतीजा होता है जो शायद हमने सोचा भी ना हो, जैसे गधे के साथ हुआ। और कहानी के अंदर कहानी की ताकत। मंत्री ने कहानी सुनाई डराने के लिए, पर शहजाद ने कहानियों को ही अपना हथियार बना लिया। बिल्कुल, ये दिखाता है कि कहानियां सिर्फ मनोरंजन नहीं होती, वो जिंदगी बदल सकती हैं, जिंदगी बचा सकती हैं, जैसा शहरजाद ने कर दिखाया। आज की हमारी ये बातचीत तो बहुत दिलचस्प रही। इस कहानी ने कई परतें खोली। हाँ, वाकई। तो आज के लिए बस इतना ही, लेकिन एक सवाल छोड़ जाते हैं सबके सोचने के लिए। जरूर। क्या शहजाद की वो कहानी सुनाने की योजना सिर्फ एक चालाक तरकीब थी अपनी जान बचाने की, या ये कहानी इस बात का सबूत है कि शब्दों में, कहानियों में सच में इतनी ताकत होती है कि वो दुनिया बदल सकें, दिलों को बदल सकें और मौत को भी पीछे धकेल सकें? इस पर सोचिएगा जरूर।